तो बिहार के रण में अब प्रचार धुआंधार हो गया है। दिवाली छठ का पर्व खत्म हो चुका है और अब शुरू हो गया है चुनाव का महापर्व। 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज का मतदान होगा, जिसको लेकर सियासी दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीए की तरफ से अमित शाह, सीएम योगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तिकड़ी ने कमान संभाल ली है। उधर महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त रैली करके जनता से वोट की अपील की है। उधर ओवैसी भी मुस्लिमों के नाम सियासत चपकाने के लिए मैदान में हुंकार भर चुके हैं। अब सवाल यह है कि जनता किसके संग, आज इसी पर महाडिबेट में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। खत्म हुआ त्योहार, अब धुआंधार प्रचार। 20 साल के बाद वही जंगल राज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार वालों, सावध रहना। एक गलती करोगे और 20 साल बिहार पीछे चला जाएगा। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। इसलिए एक एक प्रकार की योजना सारे क्षेत्रों में माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गाड़ी बढ़ रही है। रैलियों का बुधवार, दिग्गजों की हुंकार। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपकी उम्मीदों का लगाएगा छक्का। शाह योगी मोहन की हुंकार, महागठबंधन पर प्रहार। त्योहार खत्म हुए और अब बिहार के रण में प्रचार धुआंधार हो रहा है। शाह, योगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव महागठबंधन पर हमलावर हैं। उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार के मैदान में ओवैसी, एनडीए और महागठबंधन पर सियासी निशाने साध रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर बिहार की जनता किसके साथ है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो दावे सबके अपने अपने हैं। एनडीए का दावा ये कि फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उधर महागठबंधन का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है, 20 साल से जनता त्रस्त है। उधर ओवैसी का अपना दावा है। खैर, सवाल यही है कि जनता किसे चुनेगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या बिहार में इस बार बदलाव की बयार है। सवाल नंबर 2, एनडीए वर्सेस महागठबंधन में जनता किसका साथ देगी। सवाल नंबर 3, 13 नवंबर को किसके सिर सजेगा ताज। 14 नवंबर को किसकी सरकार बनती है, ये देखना काफी अहम रहेगा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल है। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ कनेक्ट हैं। भूपेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हैं। आरके शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हैं। हिना तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरके शुक्ला सर, आपके साथ शुरुआत करते हुए क्या लग रहा है जिस तरीके से बिहार के रण में चुनाव प्रचार का दौर चला, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, डॉक्टर मोहन यादव हो या उधर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हो, किस तरीके का प्रचार आपको देखने को मिला आज? देखिए, निश्चित ही रूप से भारतीय राजनीति में जातिगत समीकरण को इनकार नहीं किया जा सकता और इसी को दृष्टिगत रखते हुए मोहन यादव जी को बिहार में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया या नियुक्त किया गया है। क्योंकि बिहार में 14% यादव समाज के वोटर हैं, ये निश्चित है। और मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव समाज को बिलोंग करते हैं। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को हो, वो चाहती है कि भाई उसको अधिक से अधिक मतदान उसके फेवर में हो। और चूंकि मोहन यादव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में यादव समाज के 2 ही चेहरे हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं और मोहन यादव जी हैं। इसी दृष्टिकोण रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बिहार चुनाव में लगाया है। वो चूंकि स्टार प्रचारक हैं, सभी पार्टी के जो भी जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं वो उनका उपयोग करती है। इसी तरह में अगर भारतीय जनता पार्टी भी मोहन यादव जी को बिहार चुनाव में भेज रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि
राजनीति में या राजनीतिक दलों को प्रमुख और मुख्य कारण होता है चुनाव जीतना या अपनी अपनी सरकारें विभिन्न प्रदेशों में जहां पर निश्चित है उनको बनाना। तो इसमें इन्हें कुछ भी गलत नहीं है। कई पार्टियां उपयोग करती हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है शुक्ला सर, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर वाणी, आज जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव प्रचार में नजर आए, तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में नजर आए, वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से उन्होंने उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर से प्रहार करते हुए वो नजर आए, संविधान का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी। क्या लगता है आपको, जनता पर कितना असर होगा इसका? सबसे पहले न्यूज़ 18 के श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूं और विद्वान जन जो साथ में इस वार्तालाप में हैं, आप सबको भी नमस्कार करती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। देखिए, जनता, आपको ध्यान होगा कि आज का जो मतदाता है वो बहुत समझदार है। वो चीज़ों का आंकलन, वास्तु स्थिति का आंकलन करके वो वोट निर्धारित करता है। और हमने विगत दिनों में ये देखा है कि कांग्रेस की बिल्कुल जनता से जो दूरी बनी हुई है, क्योंकि इनकी मुद्दों से दूरी है, इनके विकास से दूरी है, राष्ट्र के से प्रेम या राष्ट्रवाद की भावना से दूरी है। जनता ये पहचानती है, जनता इनको निकारती है। अब आपने ये दो साहबजादों के बारे में कहा है, तो दोनों साहबजादों की जो समझ है, जो राजनीतिक समझ भी है, जो इकोनॉमिक समझ भी है, जो पॉलिटिकल इनकी समझ भी है, उसके ऊपर मैं क्या प्रकाश डालूं, क्योंकि ये दोनों ने कुछ गणित ऐसे दिए हैं जिसमें सोनिया गांधी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लालू यादव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का समीकरण दिखाई देता है, जो खोखला है, बेबुनियाद है, जो आप उनको अगर कोई अर्थशास्त्री उसका अनुवाद करे तो वो हास्यास्पद हो जाएगा। साथ में हमने बिहार में एक परिवर्तन का दौर देखा है। हमने ये देखा है कि केंद्र की सरकार के सहयोग से वहाँ पर सड़कों का निर्माण, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ब्रिजेस हैं, रेलवे नेटवर्क है, एयर नेटवर्क है। पूर्णिया जैसी जगह में आप देखिए, वहाँ एयर कनेक्टिविटी स्थापित की गई है। ये सब सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पर प्रदेश में एक परिवर्तन का दौर आया है। तो क्या बिहार की जनता इसको पहचानती नहीं है? क्या बिहार की जनता नहीं जानती, पहचानती कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो झूठे विकल्प सामने लाए जा रहे हैं, अगर वो संविधान के बारे में है तो संविधान की पीड़ा किसको है? राहुल गांधी को। हाँ। झूठे गांधी परिवार को बिल्कुल नहीं, और यादव परिवार के सुपुत्र को भी बिल्कुल चिंता नहीं है। चिंता इनको ये है कि ये जो जनता को एटीएम बना चुके थे, ये वहां से लेकिन डॉक्टर वाणी, आप ये बात तो मानेंगे कि राहुल गांधी को आप बीते दिनों भी अगर आपने देखा होगा, रैली के दौरान भी या जब भी वो किसी मंच पर नजर आते हैं, वोट चोरी का मुद्दा उनकी तरफ से खूब जोर शोर से उठाया जाता है। और आज भी वो वोट चोरी का मुद्दा भूले नहीं, संविधान का मुद्दा वो भूले नहीं, उन्होंने फिर से प्रहार किया। देखिए, ये झूठे मुद्दे राहुल गांधी एक ट्यूटर डॉक्ट्रिन के तहत सामने रखते हैं, अपने भाषणों में उपयोग करते हैं। कहां से लाते हैं ये मुद्दे? इनको जो विदेशी ट्यूटोरियल्स दिया जाता है, ये उसी के अनुरूप बिना कोई तथ्य के बात करते हैं। अभी जो बिहार में एसआईआर हुई है, आपको मालूम है 38 जिलों में डीएम्स के पास 0 अपील्स आई हैं। तो उसका मतलब क्या है? राहुल गांधी एसआईआर के ऊपर एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे थे चुनाव आयोग को? क्योंकि उनको पता था झूठ लिखने पर, झूठ का हस्ताक्षर करने पर उनके वो सख्त कानूनी दायरे में फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने कोई एफिडेविट दायर नहीं किया, जबकि ईसी ने उनको कई बार बोला है इस चीज के लिए। देखिए, झूठ का कोई विकल्प नहीं होता। झूठ हमेशा अपने औंधे मुंह अपने नीचे गिर जाता है, और यही होने वाला है इनके झूठे विकल्पों के साथ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे मैं एक रिएक्शन इस पर भी चाहूंगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी आज 17% मुस्लिम आबादी का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग से कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। देखिए, पहले तो जो है मैं देश के साहिबजादों की तरफ से ये भारतीय जनता पार्टी की माताजी को प्रणाम करता हूँ। और दूसरी बात फिर मैं शुरू करता हूँ कि ये कांग्रेस के सारे मुद्दे झूठे हैं। वो जो है फॉरेन के ट्यूटोरियल से सीख के आते हैं।
ये जो देसी और संगी जो है नागपुर के ट्यूटोरियल से इन्होंने सीखा है, उसकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। 50,000 करूं कि 60,000 करूं, 60,000 करूं कि 70,000 करूं, 70,000 करूं कि 80,000 करूं, 80,000 करूं कि 90,000 करूं, 1.25 लाख करोड़। इनसे पूछें ये जो इंडियन ट्यूटोरियल का 1.25 लाख करोड़ रुपया है, ये बिहार में कहाँ है? और बुद्धि इतनी दी है बीजेपी वालों को भगवान ने इस जो है इंडियन ट्यूटोरियल के माध्यम से कि ये इनने पूर्णिया तक में एयर स्ट्रिप बना दी है। अभी आपने जो है 10 दिन पहले देखा होगा पूरे देश में एक तमाशा कि करोड़ों बिहारी ट्रेन में जगह ढूंढ रहे हैं और जो है टॉयलेट तक में सोते हुए आ रहे हैं। हजारों वीडियो मार्केट में हैं और ये उनको एयर स्ट्रिप का सपना दिखा रही हैं। जिनको आप ट्रेन में जगह नहीं दे सकते, जिनको आप जो है बस में जगह नहीं दे पा रहे हैं, जिनको आप जो है रोज झूठ परोस रहे हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनों का, अब उनको जो है ये हवाई जहाज के सपने दिखाने का ये जो इंडियन ट्यूटोरियल है, ये बेशर्मी का ट्यूटोरियल है। पहले तो ये बता दो कि वो 1.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ है। ये जंगल राज की बात करते हैं। इस फेकू एक्सप्रेस में अब कोई ग्राहक चढ़ने वाला नहीं है। ये 10,000 रुपए की रिश्वत के बाद भी फेकू एक्सप्रेस में कोई बैठने तैयार नहीं है। ये जो समस्या है, इस समस्या से बीजेपी गुजर रही, इसलिए इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए इस तरह के तंज कसती है कि साहेब जादे, फलाने जादे, ढिमाके जादे। तो ये जो है, ये जो इनको जो है, इनके पास लफ्ज खत्म हो गए, इनके पास शब्द खत्म हो गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये घोटालेबाज जो जंगल राज की चर्चा करते हैं, ये बाणिया अहलूवालिया जी बताएं जरा कि सृजन घोटाले का क्या हुआ। ठीक है, ठीक मोदी जी ने कहा था ना 70,000 करोड़ रुपया पी गए नीतीश कुमार जी। ठीक भूपेंद्र गुप्ता क्या जी, हुआ बच्चादानी घोटाले का? आपके पास आपके सवालों का जवाब दीजिए यहाँ पर। आपके सवालों का जवाब मैं डॉक्टर वाणी से लूंगी। एक बार पहले हिना तिवारी के पास जाते हुए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है। हिना जी, आज देखिए कई तरीके के मुद्दे, चाहे एनडीए की तरफ से उठाए गए हों या महागठबंधन की तरफ से उठाए हो, कई तरह के मुद्दे उठाए गए। आपको क्या लगता है कि वाकई बिहार के चुनाव में कौन सा मुद्दा इस बार सबसे हावी रहने वाला है? और चुनाव तो ये तो यकीनन है कि दिलचस्प होगा इस बार का। बिल्कुल। पूजा जी, एक चीज आप भी देख रहे होंगे कि बार बार मुद्दे आते हैं। जब चुनाव की बात आती है तो नौकरी का मुद्दा आता है, जैसे अभी चर्चा चल रही है, ट्यूटोरियल की बात हो रही है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, आज की जनता काफी समझदार है, वो सोशल मीडिया चला रही है, वो पूरे टाइम मोबाइल पे लगी हुई है, टीवी देख रही है, सारे समाचार से वो अपडेट है, सारी सिचुएशन से वो अपडेट है। ये बात कहना कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, ये कतई संभव नहीं है। और इसका ये संभव नहीं है, लेकिन ये बोला गया, किसी संबंधित पार्टी से बोला गया। एक बात ये कही गई कि हम घर घर में राशन पहुंचाएंगे। आज तक नहीं हो पाया, आगे भी हो पाएगा या नहीं, कोशिश जारी है, चल रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हर कोई अपने तरीके से इसका प्रयास कर रहा है, प्रचार करने के प्रयास कर रहा है। लेकिन जनता बिल्कुल इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाली है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर इंसान के पास, आज वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके पास मोबाइल है। मोबाइल ने उसको समझदार जरूर बना दिया है। तो आज वो इतना समझ में उसके आ रहा है कि मुझे वोट किसे करना है, और वोट अब उसका अधिकार है, ये वोटर जान चुका है। अभी तक वोटर को ये चीज लगती थी कि मुझे जो, जहां से पैसा मिल रहा है, जहां से मुझे जो चीज मिल रही है, मेरे फायदे का काम हो रहा है, मैं वहां वोट दे देता हूँ। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। अब व्यक्ति समझदार हो चुका है, उसे पता है कि मुझे वोट किसे करना है, कौन मेरे काम आ सकता है। कोई थोड़ा काम आएगा, कोई थोड़ा ज्यादा काम आएगा, उन्हें पता है। इसमें अंतर ज्यादा नहीं है। प्रचार के दौरान ये जो बड़ी बड़ी बातें, दावे किए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बिहार की जनता पर इस बार इसका असर नहीं होगा, चाहे कोई भी पार्टी असर नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना असर नहीं दिखाई देगा। क्या मुद्दा रहेगा लोगों के मन में जब वोट करने जाएंगे, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी समस्या जो अभी वर्तमान में चल रही है वो है रोजगार की। बिहार के लोग, अभी तक ये होता था, IAS IPS की बारी आती थी तो लोग बोलते थे बिहार के आएंगे, बिहार के लोग IAS IPS बनेंगे। लेकिन ये रेशो पिछले 4-5 सालों में थोड़ा कम हुआ है। तो इस रेशो पर लोगों की निगाह है, जो वहाँ की जनता है वो इस पर ध्यान दे रही है। एजुकेशन सिस्टम जो वहाँ का बिल्कुल लचर हो चुका है, उसको यूथ स्पेशली देख रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम लचर हो गया है, तो हमें उस पर फोकस करने वाली सरकार चाहिए, वैसे नेता चाहिए, तो वो पढ़े लिखे नेता को पसंद करना चाहेगी। दूसरी बात ये कि जो बातें सिर्फ बोली जा रही है, जिनका भूमिगत
दिखना संभव नहीं है, उन पर जनता विश्वास नहीं करेगी। तो ये मुद्दे, और तीसरा जो मुद्दा आ रहा है, जब हम बिहार की जनता से बात करते हैं तो वहाँ व्यापारियों को भी काफी दिक्कत आ रही है। व्यापार करते समय वो कई समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो निश्चित इस बार जो व्यापारियों का समाधान कर पाएगा, व्यापारी उनको ही वोट देंगे। तो यूथ और व्यापारी ये तो उसको फोकस कर ही वोट देंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। ठीक है, तो आर.के. शुक्ला सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हिना जी की बात से, क्योंकि क्या इस बार आपको लग रहा है कि बदलाव की एक बयार आपको बिहार में देखने को मिल सकती है, या जिस तरीके से फिर से इस बात को रिपीट किया जा रहा है कि अगर बिहार को विकास की मुख्यधारा में लेकर आना है तो आप एनडीए की सरकार बनाइए, इस पर जनता भरोसा करेगी, या जनता का अपना मत होगा, अपने एक चुनाव होगा, जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे उनके अपने मुद्दे होंगे? यदि हम यूनिवर्सल बेसिस पर देखें तो निश्चित रूप से सभी देशों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रूप से उजागर हो रही है या दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में भी राष्ट्रीयता की भावना और साथ साथ में हिंदुत्व की भावना के साथ साथ जो पार्टियां रोजगार की तरफ ध्यान देंगी वो विजयश्री की ओर अग्रसित होंगी। अब वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारे देश में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के दो ही एजेंडे हैं। पहला एजेंडा राष्ट्रीयता, दूसरा हिंदुत्व, और दोनों ही मुद्दों पे वो प्रबल रूप से और सक्षम रूप से कार्य कर रही है। इसलिए बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं प्रबल रूप से दिखाई देती है, क्योंकि अभी उनकी सरकार भी है और साथ साथ में उनकी जो नीतियां हैं वो भी जो जन अनुरूप दिखाई दे रही हैं। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी या राजद इन दोनों मिला के रोजगार पर फोकस करते हैं, क्योंकि लालू परिवार का जो रिकॉर्ड है वो निश्चित रूप से जनता की नजर में संदिग्ध है, क्योंकि लालू यादव जी ने लैंड फॉर जॉब के नाम पर जो भी नौकरियां दी उसमें जनता के मन में एक आक्रोश है कि अगर ये सरकार द्वारा आती है तो ये उसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीयता और हिंदुत्व की भावना को लेकर जो पार्टी आगे बढ़ेगी वो सफलता प्राप्त करेगी। ठीक है शुक्ला सर। डॉक्टर वाणी, एक सवाल जो मैंने भूपेंद्र गुप्ता जी से भी पूछा था, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, आपसे मैं इस पर जरूर प्रतिक्रिया चाहूंगी। अब ओवैसी की तरफ से जो कहा गया कि 17% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है, उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, आप उनकी इस बात पर क्या कहेंगी? मुख्यमंत्री योग्यता से बनता है, जाति के या धर्म के आधार पर नहीं बनता। और ये ऐसे अगर टिप्पणी देता है कोई वरिष्ठ नेता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भी संज्ञान में होना चाहिए कि एक पूरे प्रदेश की जनता का नेतृत्व उस योग्यता से होना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर। दूसरी बात, जब हम स्व के विकास के लिए उपयोग करते हैं तो डेफिनेटली हम वहां पर राष्ट्रवाद के मुद्दे भी सफलतापूर्वक देखते हैं धरा पर उतरते हुए। हम वहां विकास को भी जोड़ते हैं, विरासत को भी जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही ध्येय वाक्य है और हर आखिरी व्यक्ति तक ये योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प है। इन संकल्पों के ही विस्तार में आपने माननीय हमारे गृह मंत्री जी का आज बयान सुना है कि केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे और सीएम बिहार के नीतीश जी ही रहेंगे। ये संदर्भ है, ये दोनों साहबजादों की जो उम्मीदें हैं उस पर डेफिनेटली पानी फिरेगा और आपको वहां कमल खिलते हुए दिखेगा। ठीक है डॉक्टर वाणी। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक सवाल ये भी, क्योंकि अब कई बार देखा गया कि जब भी राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ भी निजी हमला या टिप्पणी की जाती है तो उसका कोई बहुत अच्छा असर या बहुत ज्यादा बेनिफिट आपकी पार्टी को देखने को नहीं मिलता। और आज भी मंच से राहुल गांधी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निजी टिप्पणी की। तो आपको इस पे खुश होना चाहिए। केवल जो है प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी पर, इंदिरा गांधी पर, नेहरू जी पर निजी टिप्पणी करता है तब आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? नहीं, तब मैं उनसे भी सवाल पूछ लेती हूँ सर। आपको राहुल गांधी, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछ लेती हूँ सर। अभी आपकी पार्टी के नेता ने उठाया है ना, तो आपसे पूछना पड़ेगा सर। पूछ लीजिए।
मैं जब अपनी बात पूरी कर लूं तब आप पूछ लीजिए। सर आप ना अपनी बात रखिए, आपसे अपनी बात रखिए, आपको जो मेरी बात का जवाब देना है वो दीजिए। आप मुझ पर टिप्पणी मत कीजिए। हाँ। जब आप बोलने देंगी तभी तो मैं बोलूंगा। अब आप ही बोल लीजिए फिर पूरा। बोलिए सर बोलिए। आप डिस्टर्ब मत करिएगा बीच में। हाँ आप मुझे मत बोलिए, मैं डिस्टर्ब नहीं ये जो है हैरानी की बात ये। और अरे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि आज हमारे बीच में जो है इतने जो है ये जो मीडिया में भी ऐसी सारी बातें हो रही हैं कि अभी जो है हमें इस मोबाइल ने बहुत शिक्षित कर दिया है। इस मोबाइल ने इतना ज़्यादा शिक्षित कर दिया है कि जो व्यक्ति शिक्षित होने के बाद ये कह रहा है कि जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है और इसलिए वहाँ की जनता बदलाव के लिए जो है उस सरकार की तरफ उत्सुक है जो 20 साल से इस व्यवस्था को चौपट कर रही थी, जिनका 20 साल से राज है, जिनने इस शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया है, जिनने वहाँ से आईएएस और आईपीएस की बनने की जो है फैक्ट्री बंद कर दी है, उन्हीं की तरफ जो है इतने बुद्धिमान बना दिए लोगों ने, मीडिया ये जो है मोबाइल भैया ने। तो ये जो इतने विद्वानों के साथ अगर जो है बातचीत होगी तो बिहार का परिणाम तो यहाँ पहले से ही तय है। और जब अभी बात कर रही हमारी वाणी जी आदरणीय, जो कि वो वहाँ पर किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री नहीं बनता, वो योग्यता से बनता है। और दूसरी तरफ हमारे जो है राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बाढ़ है इसलिए हिंदू वहाँ से बनेगा। तो ये जो कंट्राडिक्शंस के साथ यहाँ पर लोग जो बातचीत हो रही है ये किसी दिशा में नहीं जा रही। आज भी बीजेपी वहाँ पर रोजगार की चर्चा नहीं कर रही है। मेरी बात सुनिए, मुझे मेरी बात सुनने, आप फिर अपनी फिर बीच में आप कूदने लगती हैं। आपको मैडम जो है कांग्रेस को डिस्टर्ब करने में बड़ा मजा आता है। आप बात क्यों बात, क्या भाषा मेरी गलत, ये क्या मेरी क्या भाषा गलत है बताइए, क्या भाषा गलत, क्या भाषा गलत, क्या तरीका है ये बात करने का, क्या भाषा गलत है ये तो बताइए आप, क्या गलत है भाषा बताइए। थोड़ा तमीज से और सलीके से बात क्या बात गलत कर रहा हूँ मैं, अपने शब्दों को वापस लीजिए। कौन सी बदतमीजी कर रहा हूँ मैं बताइए, मैं कौन सी बदतमीजी कर रहा हूँ बताइए। आप अपने शब्दों को उनके मुंह में डालकर कुछ भी बोलते रहेंगे और आपको मैं बोलने दूं। बिल्कुल नहीं, आप पलट के सुन लीजिएगा और पहले अपने शब्दों को ठीक कीजिए फिर आइएगा बात करने के लिए। ठीक है डॉक्टर वाणी। देखिए, पहले तो भूपेंद्र गुप्ता जी शायद आध्यात्मिक तौर पर तैयार नहीं है कुछ भी सुनने के लिए, ना उनको इस चीज की समझदारी है। थोड़ा शांत हो जाइए भूपेंद्र जी, मैंने बहुत आदर पूर्वक, आप बड़े हैं उम्र में, सुना है आपको, शांत रहिए, डिबेट को सार्थक रहने दीजिए। पहले क्या हम शांत थे, आप पहले आप यहाँ पर ऑन करिए कि यू आर, आपको मैं इतना बता दूं, जब हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो हम जातिवाद तक शब्द का उपयोग नहीं कर रहे, हम इस राष्ट्र के बोध की बात कर रहे हैं। आपको और आपके संस्कारहीन कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जैसे विदेश संस्कार मैं आपको इतना बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं भूपेंद्र गुप्ता जी, जनता आपके मंसूबे, जनता आपके दुर्भाग्यपूर्ण रवैया, आपके अपमानजनक शब्दों को याद रखती है। जब राहुल गांधी मंच से प्रधानमंत्री जी को अपमानित करते हैं, अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो उस एक एक शब्द का संज्ञान वहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति लेता है और उसका जवाब आपको मतदान के दिन मिलता है। भूपेंद्र जी, आप जैसे दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य देने वाले नेताओं की ही दुर्गति हो रही है कांग्रेस में। चलिए ठीक है, आर.के. शुक्ला जी से कमेंट ले लेते हैं। आर.के. शुक्ला सर। जी, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता और मेरे बड़े भाई मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, उन्होंने मुझ पर टिप्पणी की है, मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने ये कहा था, एक चीज मैं पूछ रही हूँ आपसे शुक्ला सर, क्या आपने ये कहा था कि हिंदू बनेगा? ऐसा शब्द मुझे तो मैंने नहीं सुना कि आपने कुछ ऐसा कहा है। मैं वही क्लियर कर रहा हूँ। हाँ। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी को क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। यूनिवर्सल लेवल पे राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो रही है, जो पार्टी राष्ट्रीयता के साथ रहेगी वो ही चुनाव जीतेगी या वो ही देश पे और प्रदेश पे शासन करेगी। साथ साथ में मैंने निश्चित रूप से बोला था कि हिंदुत्व की भावना है, आप मुसलमान तुष्टीकरण को लेके वायनाड जीत सकते हैं, देश नहीं जीत सकते। भूपेंद्र गुप्ता जी इस चीज को स्वीकार करें।
अन्यथा जो हालत कांग्रेस की है उससे भी बदतर होने वाली है पूरे देश में, बिहार में भी। आपको व्यक्तिगत रूप से मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ये सत्य है, सच्चाई है, उसको स्वीकार करने का प्रयास करें ताकि पार्टी बनी रहे। ठीक, हिना जी। पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह कि मैंने ये आंकड़ा रखा था सामने, जो भूपेंद्र जी ने सामने से बात कही, तो कांग्रेस की जो छीटाकशी की आदत है ना, तो कांग्रेस को सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो या कोई भी अन्य नेता हो या प्रवक्ता हो, उनको ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम बोल कहाँ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। सुने भी, एक कम्युनिकेशन की थ्योरी होती है कि सुनना भी चाहिए बोलने से पहले, तो सुने भी स्पष्ट और बोले भी स्पष्ट। घुमा फिरा के बात करने से जनता फिर अब बेवकूफ नहीं